सो अब फ्रेश टॉपिक स्टार्ट करते हैं अपन डिमांड फंक्शन। अब ये डिमांड फंक्शन जो है बड़ी आसानी से समझ में आ जाएगा यदि आपने फैक्टर्स अफेक्टिंग डिमांड ठीक तरीके से समझ लिया है तो। सो डिमांड फंक्शन कहता है, डिमांड फंक्शन एक्सप्लेन करता है फंक्शनल रिलेशनशिप को बिटवीन डिमांड फॉर ए कमोडिटी एंड डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड। यानी कि किसी एक कमोडिटी की डिमांड किस किस फैक्टर्स पे डिपेंड होती है उस चीज़ को एक्सप्लेन करता है डिमांड फंक्शन। सिंबॉलिकली इसको अपन लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं सिंबॉलिकली इसको? तो सिंबॉलिकली इसको इस प्रकार से लिखा जाता है, DN यानी कि डिमांड फॉर कमोडिटी N, F यानी कि फंक्शनल रिलेशनशिप यानी ये डिमांड फॉर कमोडिटी N किस किस फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। तो सर अपन ऑलरेडी फैक्टर तो पढ़ चुके ऊपर, यस उसी को ही सिंबॉलिकली लिख दिया। देखो PN यानी कि प्राइस ऑफ कमोडिटी N, यानी जिस कमोडिटी की बात चल रही है, डिमांड फॉर कमोडिटी N की बात चल रही है, तो फिर प्राइस ऑफ कमोडिटी N ही तो होगा पहला फैक्टर। दूसरा फैक्टर था प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड्स, तो ये PS लिखा हुआ है। प्राइस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स तो PC लिखा हुआ है। इनकम ऑफ द कंज्यूमर तो Y लिखा हुआ है। टेस्ट एंड प्रेफरेंस तो T लिखा हुआ है। और आगे जितने भी फैक्टर्स पढ़े उन सब का आप शॉर्ट सिंबल में कैपिटल लेटर में लिख दो, सिर्फ फर्स्ट लेटर, तो आपको जो है डिमांड फंक्शन मिल जाएगा। तो क्या इसी को डिमांड फंक्शन कहते हैं? यस इसी को डिमांड फंक्शन कहते हैं। जब मैं सिंबॉलिकली लिख देता हूँ लेफ्ट हैंड साइड में डिमांड के लिए D लेटर को और राइट हैंड साइड में हर वो फैक्टर जिसके ऊपर ये डिमांड डिपेंड करता है, तो हमें डिमांड फंक्शन मिल जाता है। डिमांड फंक्शन और कुछ नहीं बल्कि फंक्शनल रिलेशनशिप को शो करता है। फंक्शनल रिलेशनशिप का मतलब है कि ये जो डिमांड है कमोडिटी का ये किस किस बातों पे डिपेंड करता है, बस इतना ही है डिमांड फंक्शन। सो इसी के साथ हमारा डिमांड फंक्शन होता है समाप्त। नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे अपन एक्सेप्शंस ऑफ द लॉ ऑफ डिमांड। भाई लॉ ऑफ डिमांड कहता है कि प्राइस अगर ऊपर जाएगा तो डिमांड नीचे आएगा, और अगर प्राइस नीचे जाएगा तो डिमांड ऊपर आएगा। यानी कि प्राइस और डिमांड के बीच में एक इन्वर्स रिलेशन है। लेकिन ऐसी बहुत सारी सिचुएशन है जहाँ पे ये इन्वर्स रिलेशन काम नहीं करता है, बल्कि इसका उल्टा हो जाता है। क्या हो जाता है सर? प्राइस ऊपर तो डिमांड ऊपर चले जाती है, और अगर प्राइस नीचे तो डिमांड नीचे चले जाती है। नॉर्मली अगर हम डिमांड कर्व बनाएं तो कुछ इस प्रकार से बनता है, लेकिन एक्सेप्शन वाले केस में क्योंकि प्राइस और डिमांड के बीच में डायरेक्ट रिलेशन देखने को मिलता है, दैट्स वाई लॉ ऑफ डिमांड जो है वो काम नहीं करता है वहाँ पे। और एक्सेप्शंस टू लॉ ऑफ डिमांड जहाँ पे होगा वहाँ डिमांड कर्व अपवर्ड स्लोपिंग देखने को मिलेगा। तो ऐसी कौन कौन सी सिचुएशन है जहाँ पे लॉ ऑफ डिमांड काम नहीं कर पाता है उसको अपन यहाँ पे डिस्कस करेंगे। जैसे जैसे मैं नोट्स बनाता हूँ वैसे वैसे आपको भी नोट्स बना देने चाहिए। तो ये लिखा है मैंने लॉ ऑफ डिमांड, और ये लिखा है मैंने एक्सेप्शन। ये लिखा है मैंने डायग्राम एज पर दी लॉ ऑफ डिमांड, और ये बनाया मैंने डिमांड कर्व एक्स पर दी एक्सेप्शन। तो ये ऐसे ग्राफ आप लोग भी बना लीजिए। चलिए तो अब एक एक करके अपन इन सारे पॉइंट्स को देखेंगे। ये दिखा हुआ है अपवर्ड स्लोपिंग डिमांड कर्व, बनाया भी है आपकी बुक में। तो एक एक करके सारे पॉइंट को अपन देखेंगे। सो सबसे पहला पॉइंट दिया हुआ है गिफन पैराडॉक्स, क्योंकि इस पॉइंट को सबसे पहले देखा था, जाना था सर रॉबर्ट गिफन ने, तो इसलिए उसने अपने नाम से ही गिफन पैराडॉक्स निकाल दिया। गिफन पैराडॉक्स ये कहता है कि नेसेसरी गुड्स के केस में लॉ ऑफ डिमांड ऑपरेट नहीं कर पाता है, क्योंकि इन्होंने क्या किया था, इन्होंने ये एक ब्रिटिश इकोनॉमिस्ट थे, और इन्होंने लंदन में ये चीज़ को ऑब्जर्व किया था कि एक फैक्ट्री में जितने भी लो पेड वर्कर्स है, यानी जिनकी सैलरी बहुत कम है, वो लोग ज़्यादा ब्रेड परचेस कर रहे थे, जबकि ब्रेड का प्राइस बढ़ भी गया था उसके बावजूद। तो इन्होंने पाया कि प्राइस इंक्रीज हो रहा है और उसी की डिमांड भी इंक्रीज हो रही है। दैट्स वाई इन्होंने क्या कर दिया कि नेसेसरी गुड्स है, ब्रेड खरीदना और खाना नेसेसरी था इन वर्कर्स के लिए, तो प्राइस चाहे बढ़ भी रहा हो तो भी उन लोग डिमांड इंक्रीज कर रहे थे। दैट्स वाई ये अपने नाम से ही इस गुड्स को रख दिया था, जिसको गिफन गुड्स भी कहते हैं। लेकिन ये कंप्लीट नॉलेज नहीं दी हुई है आप लोगों की बुक में। कंप्लीट नॉलेज क्या है, अपन एक बार इसको थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं ब्रीफ में। सो इस एग्जाम्पल के थ्रू मैं आपको कंप्लीट नॉलेज दे देता हूँ। आपकी बुक में जो लिखा है सत्य लिखा हुआ है, लेकिन कंप्लीट नहीं है। कंप्लीट अपन इधर जानते हैं। मान लेते हैं वर्कर्स को डेली खाना खाने के लिए 10 रुपये मिलते थे। उसके बाद 2 ऑप्शन रहते थे कैंटीन में जाके, या तो वो ब्रेड खाए या तो वो मीट खाए।
या दोनों का मिक्स खा सकता है वो। ब्रेड जो है वो सस्ता है और ज़्यादा मिल जाता है, यानी कि इन्फीरियर गुड्स है। जो चीप है रहते हैं, जो सस्ते रहते हैं, उसे अपन इन्फीरियर कहेंगे। और मीट जो है वो सुपीरियर गुड्स कह दो या फिर नॉर्मल गुड्स कह दो, मीट महंगा होता है। तो देखो मीट मान लेते हैं 3 रुपये पर पीस मिलता था, एक पीस भी अगर खाना है तो 3 रुपये आपको मिनिमम खर्चना पड़ेगा। और ब्रेड जो है उसका पैकेट या फिर स्लाइसेस पर स्लाइस मिल जाता था 1-1 रुपये का। तो वो वर्कर्स क्या करते थे, 10 रुपये का उपयोग करना रहता था तो 7 रुपये की ब्रेड खा लेते थे, तो उससे लगभग 80% पेट भर जाता था इनका। बचा हुआ 20% पेट जो बचता था वो मीट खा के भर लेते थे, 3 रुपये का एक पीस उठा लेते थे, आप ऐसा मान लो। फिर क्या हुआ, फिर प्राइस बढ़ गए। किसके प्राइस बढ़ गए सर? ब्रेड के प्राइस बढ़ गए। देखो इन्फीरियर गुड्स क्या है, ब्रेड, और उसी का प्राइस बढ़ गया। अच्छा, तो अब जो 7 रुपये मिलती थी अब कितने मिलेगी? 9 रुपये मिलेगी। तो ब्रेड खाना तो आवश्यक है। ऐसा तो नहीं बोल सकते कि भाई ब्रेड महंगी हो गई तो अब से मीट खाऊंगा। भाई मीट मिलेगा तेरे को पर पीस 3 रुपये का, वो भी इतनू सा, तो तेरा उससे तो पेट भरना नहीं है। तो क्या किया इन्होंने बोला 9 रुपये की ब्रेड खरीदना तो आवश्यक है ही है। अब 1 रुपये का मीट तो मिलेगा नहीं, थोड़ी सी पेट में जगह बची रहती है। मैंने आपको बताया था 80% पेट भरता है इतनी सी ब्रेड से। तो क्या करते हैं उन्होंने बोला कि चल यार 1 रुपये और इसी ब्रेड में ही डाल देते हैं, 10 रुपये की ब्रेड खरीद लेते हैं और इसी को ही ज़्यादा कंज्यूम कर लेते, क्योंकि मीट तो अब मिलने से रहा। तो आपने देखा यहाँ पे आपने देखा कि प्राइस ऑफ ब्रेड इंक्रीज हुए हैं तो डिमांड फॉर ब्रेड ही इंक्रीज हो गई और मीट की डिमांड उल्टा कम हो गई। ऐसा क्यों हुआ? ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि एक तो ब्रेड नेसेसरी गुड्स है, क्योंकि पेट भरने के लिए तो ब्रेड ही खा सकते हैं, मीट तो अफोर्ड हर कोई नहीं कर सकता है। दूसरा, लार्ज पार्ट ऑफ इनकम आपकी इसमें इन्वॉल्व है, यानी 10 रुपये का मेजॉरिटी पोर्शन आप इसी में ही खर्चते हो, तो लार्ज पोर्शन आपकी इसी पैसों में, इसी खाने में, इसी ब्रेकफास्ट में इन्वॉल्व रहती है। तीसरा, ये उसके मुकाबले, दूसरे मीट के मुकाबले इन्फीरियर गुड्स था ब्रेड। यस, तो अगर ये तीनों ही कंडीशन साथ में आ जाए, गुड्स नेसेसरी होना चाहिए, इन्फीरियर होना चाहिए दूसरे के फूड के मुकाबले, और तीसरा लार्ज पोर्शन ऑफ द इनकम आपकी इसमें इन्वेस्ट होनी चाहिए, ऐसा कह सकते हैं अपन, या फिर इसमें लगनी चाहिए। तो अगर ये तीनों ही कंडीशन सेटिस्फाइड हो जाएंगी तो इसे अपन कहेंगे गिफन गुड्स। सर रॉबर्ट गिफन ने अपने नाम पे ही इसका नाम रख दिया था। तो ये बोले ये इन्फीरियर गुड्स है, तो बोले इन्फीरियर गुड्स को तो पहले से डिफाइन करके रखे। ये नेसेसरी गुड्स है तो बोले नेसेसरी गुड्स को भी पहले से डिफाइन करके लिखा है। लेकिन नेसेसरी भी हो, इन्फीरियर भी हो और लार्ज पोर्शन आपकी वहाँ पे लग भी रही हो, ये तीनों अगर कंडीशन किसी एक टाइप के गुड में आ जाए तो हम उसे आज से गिफन गुड बुलाएंगे, ऐसा सर रॉबर्ट गिफन का मानना था। और सर रॉबर्ट गिफन ने अपने नाम से इस गुड्स का नाम रख दिया। दैट्स वाई तब से क्या हो गया है, गिफन गुड्स, यानी ऐसे गुड्स जिसकी प्राइस बढ़ेगी भी तो भी उसकी डिमांड बढ़ती है, यानी कि डायरेक्ट रिलेशन रहता है। इसलिए एक्सेप्शन वाले पॉइंट में सबसे ऊपर ये है। और अगर इसका मैं ग्राफ बनाना चाहूँ तो प्राइस और डिमांड के बीच डायरेक्ट रिलेशन है, डेट्स वाई अपवर्ड स्लोपिंग डिमांड कर्व बनेगा। तो ये बात मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गई होगी। आप पॉज करके इसको लिख सकते हैं, रिवाइंड करके इसको दोबारा से देख भी सकते हैं। तो ये एग्जांपल मैंने क्रिएट किया है सिर्फ आपको समझाने के लिए गिफन गुड्स को। तो ये हुई आपकी प्रॉपर कंप्लीट नॉलेज। तो अब अपन बढ़ते हैं वापस से अपनी बुक की ओर। चलिए, तो नेक्स्ट पॉइंट है स्पेक्यूलेशन। स्पेक्यूलेशन यानी कि फ्यूचर में क्या होने वाला है उसकी थोड़ी सी आपको आशंका हो रही है, आप थोड़े स्पेक्यूलेटिव बन रहे हो। तो समटाइम्स ऐसा होता है कि किसी भी कॉमोडिटी का प्राइस बढ़ रहा है लेकिन हमें लगता है कि ये फ्यूचर में भी बढ़ने वाला है। क्या लग रहा है हमें? ये फ्यूचर में भी बढ़ने वाला है। तो इसलिए क्या करते हैं अपन, ज़्यादा प्राइस का होता है तो भी और ज़्यादा परचेस करके आ जाते हैं या डिमांड करके आ जाते हैं, क्योंकि हमें लगता है कि फ्यूचर में इसका प्राइस और बढ़ना है, तो इससे अच्छा हम अभी से परचेस करके रख लेते हैं। क्या लिखा हुआ है? समटाइम्स द प्राइस ऑफ कमोडिटी माइट बी इंक्रीजिंग एंड इट इज एक्सपेक्टेड टू इंक्रीज स्टिल फर्दर। स्पेक्यूलेशन की जगह यहाँ पे एक्सपेक्टेड प्राइस भी अपन कह सकते हैं। तो अगर लग रहा है कि फ्यूचर में प्राइस एफपी यानी कि फ्यूचर में प्राइस बढ़ने वाला है तो आप करंट की डिमांड इंक्रीज कर देते हो। यहाँ पे भी लॉ ऑफ डिमांड फेल हो गया, इसलिए इसको एक्सेप्शन में ला दिया गया है। क्या बोला मैंने? आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि फ्यूचर का प्राइस बढ़ने वाला है तो आप अपनी करंट की डिमांड बढ़ा देंगे। एग्जाम्पल समझो, आप गोल्ड खरीदने गए, आपने बोला भैया 10 ग्राम मेरे को गोल्ड खरीदना है, कितने का है? बोला 30,000 रुपये का है। एग्जाम्पल चल रहा है,
30,000 रुपये का है, तो आप बोले कि यार मेरे को 10 ग्राम खरीदना है तो ले लेता हूँ, तो वो बोला ले लो। लेकिन वो आपका दोस्त था, उसने बोला मालूम क्या तेरे को, ये 30,000 रुपये अभी चल रहा है, लेकिन फ्यूचर में ना अभी मेरे को ऐसा लग रहा है कि अगले महीने ये 40,000 का हो जाएगा। कितने का हो जाएगा? 40,000 रुपये का हो जाएगा। तो आप क्या सोचोगे, अरे वाह यार, ये तो फ्यूचर में 10,000 रुपये का मेरे को प्रॉफिट हो सकता है, तो एक काम कर, मुझे एक की जगह दो पीस दे दे 10-10 ग्राम के, यानी कि 20 ग्राम मेरे को गोल्ड दे दे। तो आपने क्या किया, आपको लगा कि फ्यूचर में प्राइस बढ़ने वाला है, अभी फिक्स नहीं है लेकिन आपको ऐसा लगा क्योंकि आपके दोस्त बोल रहे हैं तो आप उसकी बात मान रहे हो, फ्यूचर में प्राइस बढ़ने वाला है, तो आपने करंट डिमांड 10 ग्राम से 20 ग्राम कर दी, यानी कि करंट की डिमांड भी इंक्रीज कर दी। यही पॉइंट ये समझाना चाहता है। तो स्पेक्यूलेशन लिख दो, लेकिन यहाँ पे बेटर वर्ड होगा आपका एक्सपेक्टेड प्राइस। नेक्स्ट आता है हमारा कॉन्स्पिशियस गुड्स। तो ये एग्जांपल आप उतार लेना, फिर उसके बाद अपन बढ़ते हैं आगे। अब कॉन्स्पिशियस गुड्स कह दो या फिर ऐसे गुड्स कह दो जो आपकी प्रेस्टीज दिखाते हैं, आपका स्टेटस सिंबल शो होता है, जैसे कि डायमंड इंसान जो खरीदता है वो अपना स्टेटस शो करने के लिए करता है, अपनी प्रेस्टीज वैल्यू को सेटिस्फाई करने के लिए करता है। एक्सपेंसिव कार्स भी इसी के अंदर आ जाती है। तो जनरली डायमंड ज्वेलरी की डिमांड इसलिए है क्योंकि वो महंगा है, अगर वो महंगा नहीं होगा तो उससे आप प्रेस्टीज शो नहीं कर पाओगे। तो जनरली डायमंड हो गया या एक्सपेंसिव कार्स हो गई या अदर स्टोन्स जो महंगे मिलते हैं उनकी डिमांड इसलिए क्योंकि प्राइस ज़्यादा है। 10 प्राइस ज़्यादा होता है तो ही लोग डिमांड करते हैं, बल्कि डिमांड बढ़ाते हैं। अगर प्राइस कम होगी तो उनको लगेगा हर कोई अब अफोर्ड कर सकता है, सो अब ये हमारा प्रेस्टीज शो नहीं कर पाएगा, ये हमारा स्टेटस सिंबल नहीं बन पाएगा, तो उन लोग डिमांड करना कम कर देते हैं। तो सच गुड्स विल बी परचेस्ड मोर एट अ हायर प्राइस एंड लेस एट अ लोअर प्राइस, यानी कि प्राइस ज़्यादा तो डिमांड ज़्यादा, प्राइस कम तो डिमांड कम। अगेन लॉ ऑफ डिमांड यहाँ फेल होता है, इसलिए एक्सेप्शन टू लॉ ऑफ डिमांड में आ जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट है शेयर्स या फिर स्पेक्यूलेटिव मार्केट। स्पेक्यूलेटिव मार्केट यानी कि जहाँ पे रिस्क हो, फ्यूचर में पता चलेगा कि आपको प्रॉफिट होने वाला है या नुकसान होने वाला है, उसे अपन स्पेक्यूलेशन कहते हैं, सट्टा भी कहते हैं अपन इसको। इसलिए मैंने ऊपर बोला था कि स्पेक्यूलेशन वर्ड से ज़्यादा सही सटीक आपके लिए एक्सपेक्टेड प्राइस होगा, एक्सपेक्टेड फ्यूचर प्राइस, और उसको मैंने आपको एक्सप्लेन भी किया क्योंकि स्पेक्यूलेटिव वर्ड और स्पेक्यूलेटिव मार्केट यहाँ पे ज़्यादा सूटेबल होता है। तो शेयर्स के रूप में क्या होता है, शेयर्स के केस में क्या होता है, जनरली जिस शेयर्स के प्राइस बढ़ते रहते हैं इंसान उसी में कूदता है, उसको लगता है कि इसके प्राइस और भी फ्यूचर में बढ़ेंगे, जिस हिसाब से तेज़ी पकड़ा है फ्यूचर में भी इसकी तेज़ी और होते जाएगी, दैट्स वाई हमें इसी को ही परचेस करना चाहिए। मान लेते हैं कोई शेयर है इंडसइंड बैंक का, और इंडसइंड बैंक का शेयर जो है वो 300 रुपये था पिछले महीने, लेकिन अब 400 रुपये हो गया है इस महीने। तो आपको लग रहा है कि फ्यूचर में इसके और प्राइस बढ़ेंगे, हो सकता है कि ये 600 रुपये हो जाए, तो आप क्या करोगे, जो रेट ऑलरेडी बढ़ चुका है जिस शेयर का उसी में ही और आप निवेश कर रहे हैं, यानी कि प्राइस बढ़ रहा है उसके बाद भी आप क्या कर रहे हो, डिमांड उसी शेयर्स की ज़्यादा कर रहे हो। इसी को बोलते हैं अपन शेयर्स या फिर स्पेक्यूलेटिव मार्केट। यहाँ पे बंदा क्या कर रहा है, वही शेयर्स ज़्यादा बाय कर रहा है जिसके प्राइस बढ़ते जा रहे हैं, ये सोच के कि फ्यूचर में भी प्राइस बढ़ेंगे और ये अच्छा खासा मुनाफा कमा लेगा। अभी आप खुद सोचो 400 रुपये का शेयर खरीदोगे और एक महीने बाद अगर 600 में बेचोगे तो 200 रुपये का मुनाफा आप कमाना चाहते हो। खैर इतना जल्दी नहीं बढ़ते प्राइस, मैं आपको सिर्फ एक एग्जाम्पल दिया हूँ। तो ऐसा इंसान सोचता है। तो जनरली शेयर मार्केट में ऐसे ही होता है कि एक हवा चल जाती है, लगता है कि यार इसके प्राइस बढ़ रहे हैं शेयर्स के, तो इंसान उसी को ही ज़्यादा परचेस करने लग जाता है, इररिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट कि पहले वो कम में मिलता था या कम प्राइस में मिलता था। तो शेयर्स के प्राइस बढ़ते जा रहे हैं, उसी की आप और डिमांड करते जा रहे हैं, और दूसरी तरफ जिस शेयर्स के प्राइस पहले से बहुत ज़्यादा कम होते जा रहे हैं उल्टा उसका आप नहीं खरीद रहे हो। आपको क्या लग रहा है, आप एंटिसिपेट कर रहे हो कि यार फ्यूचर में भी इसके प्राइस और कम होंगे, नहीं खरीदते, नुकसान करवाएगा। तो ऐसा होता है शेयर मार्केट में। चलिए नेक्स्ट आते हैं अपन बैंड वैगन इफेक्ट। बैंड वैगन इफेक्ट या कह सकते हो देखा दिखाई। यहाँ पे देखो कंज्यूमर की डिमांड अफेक्ट होती है जिस सोशल क्लास से ये बिलोंग करता है, यानी कि एक कंज्यूमर की टेस्ट एंड प्रेफरेंस अफेक्ट हो रही है उसके सोशल क्लास से जिससे वो बिलोंग करता है। फॉर एग्जांपल अगर गोल्फ खेलना फैशनेबल है कॉर्पोरेट एग्जीक्यूटिव्स के बीच में, तो क्या करेगा, तो अगर बिजनेसमैन देखेगा कोई नया गोल्फ आया है, गोल्फ एसेसरीज आया है, उसके प्राइस हाई भी हो रहे हो,
गोल्फ एक महंगा गेम अपन कह सकते हैं, उसके एसेसरीज़ भी काफ़ी ज़्यादा कॉस्टली आते हैं। तो अगर गोल्फ एसेसरीज़ के प्राइस बढ़ते जा रहे हैं तो बिजनेसमैन उसको जान के खरीद के आएगा। क्यों खरीद के आएगा? ताकि वो अपनी पोजीशन दिखाना चाहता है सोसाइटी में, वो अपना स्टेटस शो करना चाहता है। तो इसको बोलते हैं बैंड वैगन इफेक्ट। यहाँ पे आपका टेस्ट एंड प्रेफरेंस आपकी सोसाइटी जिससे आप बिलोंग करते हो उससे अफेक्ट होता है। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? बिजनेसमैन उसी की डिमांड करेगा, ऐसे ही सच गुड्स की डिमांड करेगा टू प्रोजेक्ट हिज पोजीशन इन दी सोसाइटी। तो प्राइस ऑफ गोल्फ एसेसरीज मान लेते इंक्रीज हो रहा होगा, फिर भी आप उसको परचेस करके आ जाओगे ताकि आप अपने स्टेटस, अपनी पोजीशन दिखा पाओ अपने दोस्त यारों के बीच में, यानी जिस सोसाइटी से आप बिलोंग कर रहे हो उसके बीच में आप अपने स्टेटस दिखा पाओ, अपनी पोजीशन बता पाओ। तो मैं ऐसा कह सकता हूँ, दूसरों को दिखाने के चक्कर में आप जो चीज़ों की, कॉमोडिटी की डिमांड करते हो उसी को अपन कहते हैं बैंडवैगन इफेक्ट। और यहाँ पे जितनी चीज़ें महंगी मिलती है उतनी ज़्यादा आप डिमांड करते हो ताकि आप 4 लोगों के सामने चौड़े हो सको। सो गोल्फ एसेसरीज वाला एग्जाम्पल यहाँ पे एकदम परफेक्ट बैठता है, आप उसी को लिखिएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट में, इल्यूजन। अभी इल्यूजन क्या होता है इसको अपन एक बार डिस्कस करते हैं। कई बार लोगों को लगता है कि महंगा है तो बेहतर है, कोई भी चीज़ महंगी मिल रही है तो ज़रूर इसमें क्वालिटी होगी, और वही चीज़ अगर सस्ती मिलेगी तो लगेगा यार इसने अपनी क्वालिटी जो है कम कर दी है। ऐसा होता है, आप आसपास अगर नोटिस करते हैं तो एक कंज्यूमर के बीच में फॉल्स आइडिया डेवलप हो जाता है कि यार हाई प्राइस्ड गुड्स जो है वो बेटर क्वालिटी के ही होते हैं। दैट्स वाई प्राइस ज़्यादा होगा तो उल्टा आप उसको परचेस करने की सोचेंगे, डिमांड करके आएंगे। और अगर उसी सेम कॉमोडिटी का प्राइस गिर जाता है तो आप सोचेंगे अब इसने ना क्वालिटी देना छोड़ दी है, क्वालिटी इसकी ना डेटोरिएट हो गई है, क्वालिटी इसकी ख़राब हो गई है, तो हम इसको आपसे बाय नहीं करेंगे। यानी प्राइस कम हुआ तो उल्टा डिमांड इसकी गिर गई। तो दिस इज़ अगेंस्ट द लॉ ऑफ डिमांड। ये भी एक्सेप्शंस ऑफ लॉ ऑफ डिमांड के अंदर आ जाता है। तो इसी के साथ हमारे 6 पॉइंट जो है लॉ ऑफ डिमांड के एक्सेप्शंस जो थे वो सारे अपन ने डिस्कस कर लिए। सो एक्सेप्शन में सबसे पहला पॉइंट अपन ने पढ़ा था गिफन पैराडॉक्स। सो हमने इसमें पढ़ा था कि नेसेसरी गुड्स के केस में लॉ ऑफ डिमांड काम नहीं करता है, जैसे कि वर्कर्स के केस में अपन देखे ही थे। सर रॉबर्ट गिफन ने नोट किया था कि ब्रेड के प्राइस बढ़ते जा रहे थे, उसके बाद भी उसकी डिमांड ही उल्टा बढ़ गई थी। तो इस टाइप के गुड्स को अपन गिफन गुड्स कहते हैं, जो नेसेसरी भी है, इन्फीरियर भी है, जिसमें लार्ज पार्ट ऑफ द इनकम आपकी कंट्रीब्यूट हो रही है। तो ऐसी सिचुएशन में प्राइस बढ़ेगा तो डिमांड उल्टा बढ़ जाता है। सेकेंड अपन ने पढ़ा था स्पेक्यूलेशन। इसको मैंने बोला था एक्सपेक्टेड फ्यूचर प्राइस अपने को यहाँ पे लिख लेना चाहिए। एक्सपेक्टेड प्राइस या एक्सपेक्टेड फ्यूचर प्राइस। आपने सोचा कि गोल्ड के प्राइस फ्यूचर में बढ़ने वाले हैं तो इसकी आप करंट में डिमांड ज़्यादा करके आ गए, तो एक्सपेक्टेड फ्यूचर प्राइस यदि बढ़ेगा तो करंट की डिमांड यहाँ पे बढ़ेगी। याद रखना प्राइस हमें यहाँ पे फ्यूचर का लेना है और यानी एक्सपेक्टेड प्राइस लेना है, और डिमांड जो है हमें करंट की लेनी है। दैट्स वाई यहाँ क्या लिखा हूँ मैं, एक्सपेक्टेड प्राइस बढ़ने वाली है तो करंट की डिमांड बढ़ गई है, सी यानी कि करंट की डिमांड। नेक्स्ट है कॉन्स्पिशियस गुड्स, यानी ऐसे गुड्स जो आपका स्टेटस या फिर आपकी प्रेस्टीज शो करते होंगे, जैसे कि एक्सपेंसिव कार हो गई या डायमंड हो गई। तो डायमंड ज्वेलरी की डिमांड इसलिए क्योंकि महंगा है, सस्ता हो जाएगा तो लोग सोचेंगे यार ये तो कोई भी अफोर्ड कर सकता है, और आपसे इसकी डिमांड करना कम कर देंगे। देन आता है शेयर्स या फिर स्पेक्यूलेटिव मार्केट, जो शेयर्स के प्राइस बढ़ते जा रहे हैं, आप सोच रहे हैं, एंटीसिपेट कर रहे हैं कि फ्यूचर में भी इसके प्राइस बढ़ते रहेंगे, देयरफॉर मैं आज इसको ज़्यादा से ज़्यादा परचेस कर लेता हूँ। देन अपन ने देखा बैंडवैगन इफेक्ट। बैंडवैगन इफेक्ट यानी कि आपका टेस्ट एंड प्रेफरेंस जो है वो सोसाइटी की टेस्ट से आप अफेक्ट हो रहा है या फिर उससे बिलोंग कर रहा है, यानी आप जिस सोशल क्लास या सोसाइटी से बिलोंग करते हैं वहाँ के टेस्ट एंड प्रेफरेंस को एक्सेप्ट करने लग जाते हैं। दैट्स वाई जब आपको पता चला कि गोल्फ खेलना फैशनेबल है कॉर्पोरेट एग्जीक्यूटिव्स के बीच में, तो एज अ बिजनेसमैन जब आप प्राइस बढ़ते हुए देखें गोल्फ एसेसरीज के, तो शो ऑफ करने के लिए या फिर आप अपनी पोजीशन को शो करने के लिए महंगे गोल्फ एसेसरीज को परचेज करके आ गए, यानी कि प्राइस बढ़ा उसके बाद भी डिमांड बढ़ रही है। देन अपन ने पढ़ा एल्यूजन। एल्यूजन का मतलब होता है कि कई बार फॉल्स आइडिया डेवलप हो जाता है कंज्यूमर के बीच में। क्या फॉल्स आइडिया डेवलप हो जाता है कि महंगा है तो बेहतर है, यानी कोई चीज़ अगर महंगी मिल रही तो बेटर क्वालिटी की मिल रही होगी, और अगर वही चीज़ सेम सस्ती हो गई होगी तो उसकी क्वालिटी गिर गई होगी। सो इसी के साथ हमने एक बार वापस से देख भी लिया सारे पॉइंट्स को। नाउ बढ़ते हैं अपन आगे। डिमांड फंक्शन अपन ऑलरेडी पढ़ चुके हैं।
तो अपन सीधे नेक्स्ट टॉपिक में जा रहे हैं अब। देन फैक्टर्स अफेक्टिंग डिमांड भी अपन ने देख लिया है। नाउ आ जाते हैं एक छोटे से टॉपिक में जिसका नाम है टाइप्स ऑफ डिमांड। टाइप्स ऑफ डिमांड को अपन देख लेते हैं। सो टाइप्स ऑफ डिमांड को बेसिकली 3 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, एक प्राइस डिमांड, दूसरा इनकम डिमांड और तीसरा है क्रॉस डिमांड। जनरली इन तीनों के बीच में अपन यही देखेंगे, पहले प्राइस डिमांड रहेगा तो प्राइस और क्वांटिटी डिमांड के बीच में कैसा रिलेशन है। इनकम डिमांड में अपन ये देखेंगे कि इनकम ऑफ द कंज्यूमर और डिमांड के बीच में क्या रिलेशन है। और क्रॉस डिमांड में अपन ये देखेंगे कि सब्स्टिट्यूट गुड से या कॉम्प्लीमेंट्री गुड से आपके प्रोडक्ट की डिमांड में कितना इफेक्ट आता है, उसको अपन यहाँ पे चर्चा करेंगे। क्रॉस में आप याद रखना कॉम्प्लीमेंट्री एंड सब्स्टिट्यूट गुड्स के बारे में चर्चा करेंगे अपन। अच्छा, बहुत सारे पॉइंट्स आपको सिमिलर मिलेंगे क्योंकि हमने काफ़ी ज़्यादा पॉइंट्स फैक्टर्स में या फिर लॉ ऑफ डिमांड में ऑलरेडी डिस्कस किए हुए हैं, तो एक एक बार बस इसको देखना पड़ेगा और आपका ये टॉपिक हो जाएगा समाप्त। सो प्राइस डिमांड एक्सप्लेन करता है रिलेशनशिप बिटवीन द प्राइस ऑफ ए कमोडिटी एंड डिमांड फॉर दैट कमोडिटी। सर ये तो अपन पढ़ चुके हैं क्या कि प्राइस ऑफ द सेम कमोडिटी अगर इंक्रीज होती है तो डिमांड उसकी गिरती है, और अगर प्राइस कम होता है तो डिमांड उसकी बढ़ती है, यानी कि इनवर्स रिलेशन शो करता है। तो प्राइस डिमांड में यही लिखा हुआ है, देयर इज अ इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड डिमांड। तो प्राइस डिमांड कर्व किस प्रकार से बनेगा, तो प्राइस डिमांड कर्व डाउनवर्ड स्लोपिंग कर्व बनता है, जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है। और ये dx इक्वल टू एफ और px, इसका मतलब क्या है, dx यानी कि डिमांड फॉर कमोडिटी x, हमने डिमांड फंक्शन पढ़ा हुआ है, इक्वल टू एफ, एफ यानी कि फंक्शनल रिलेशनशिप, और px यानी कि प्राइस फॉर कमोडिटी x। तो ये डिमांड फंक्शन के रूप में इसको दिखा दिया है। क्या दिखाया है कि डिमांड ऑफ कमोडिटी x जो है वो डिपेंड करती है किसके ऊपर, प्राइस ऑफ कमोडिटी x पे। देन आता है इनकम डिमांड, ये बढ़िया चीज एक्सप्लेन करेगा। इनकम डिमांड एक्सप्लेन करेगा फंक्शनल रिलेशनशिप बिटवीन इनकम ऑफ द कंज्यूमर एंड डिमांड फॉर गुड्स। मैंने आपको बोला था कि इनकम वाला पॉइंट जो है इनकम्प्लीट दिया हुआ है, अब कंप्लीट पॉइंट हम लोग यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। सिंबॉलिकली इसको कैसे लिखते हैं, ऐसे देख सकते हैं आप, dx यानी डिमांड फॉर कमोडिटी x इक्वल टू f यानी फंक्शनल रिलेशनशिप, और ब्रैकेट में लिखा हुआ है y, y यानी कि इनकम ऑफ द कंज्यूमर। तो मैंने आपको ऑलरेडी बताया था कि इनकम को y से रिप्रेजेंट करते हैं। सो इनकम ऑफ द कंज्यूमर को एकदम विस्तार में समझेंगे, ये एग्जांपल आपको सब कुछ समझा देगा। इनकम ऑफ द कंज्यूमर में अभी तक जो हमने पढ़ा है वो ये है कि अगर इनकम बढ़ेगी तो हम डिमांड बढ़ाते हैं, लेकिन ये पूरा सत्य नहीं था, मैंने आपको तभी भी बताया था। क्यों नहीं सर, तो मैं आपको अभी डिस्कस कर लेता हूँ। गुड्स को अपन 2 कैटेगरी में बांट सकते हैं, एक गुड्स होता है इन्फीरियर गुड्स, दूसरा गुड्स होता है सुपीरियर या फिर नॉर्मल गुड्स। तो क्या बोला मैंने, गुड्स को हमने 2 कैटेगरी में बांट दिया है, एक इन्फीरियर गुड्स और दूसरा अपन ने कर दिया है सुपीरियर गुड्स। सुपीरियर भी कह सकते हो या फिर नॉर्मल गुड्स भी कह सकते हो। अब एक एग्जाम्पल समझना, मान लेते हैं आपको कुछ फूकने का शौक हुआ, आप गए आपके पास 5 रुपये थे, आप गए पान ठेले और पान ठेले वाले भैया को बोले भैया एक सिगरेट तो दे देना क्योंकि हमें फूकने का शौक है। तो बोले लाओ 15 रुपये। आप बोले अरे हमारे पास तो 15 रुपये है ही नहीं। तो बोले कितने रुपए, बोले 5 रुपये। तो एक काम करो, बोले आपको फूकने का शौक है ना, आपने बोला हाँ, और आपके पास 15 रुपये नहीं है, सिर्फ 5 रुपये, बोले हाँ, तो आप सिगरेट मत लो, आप बीड़ी ले लो, फूकने का फूकना हो जाएगा, और आपके पास पैसे नहीं है, सस्ते दामों पे यही मिल सकती है। तो आप बोले यस ओके दे दो। तो देखो जब आपकी इनकम कम थी तो आप क्या करके आए हो, आप इन्फीरियर गुड्स की डिमांड करके आए हो जब आपकी इनकम कम है। इन्फीरियर गुड्स की कोई ऐसा डेफिनेशन है क्या, तो बस इतनी सी डेफिनेशन है इन्फीरियर गुड्स की कि जब पैसे कम हो और आप जो है चीप क्वालिटी के गुड्स परचेस करके आ जाए या डिमांड करके आ जाए, उसे अपन इन्फीरियर गुड्स कहेंगे। और जब अच्छे खासे पैसे होते तो जाहिर सी बात है आप बीड़ी नहीं, आप सिगरेट फूकते, हो सकता है आप सिगार फूकते। अगली बार आप फिर से गए, अब की बार आपकी इनकम बढ़ चुकी थी, आप गए पान ठेले में, भैया बोले भैया फूकने का शौक है दे दो कुछ। वो देखा अरे या तो गरीब फटीचर आया है तो आपको बीड़ी थमा दिया। आपने बोला ओ सुन भाई अब अमीर हो गए अपन। तो बोले हमारे पास पैसा है, 20 रुपये रखे हैं जेब में भाई, 15 रुपये की जो तेरी सिगरेट है ना वो दे। तो हुआ क्या, हुआ ये कि आपकी इनकम जब बढ़ी तो आप नॉर्मल गुड्स की डिमांड करके आ गए, यानी कि सिगरेट की डिमांड करके आ गए। और अब ये पॉइंट ख़त्म होता है, अब ये पॉइंट यहाँ पे ख़त्म होता है। तो अगर इनकम के साथ यदि आप जोड़ोगे डिमांड को तो आप ऐसा कह सकते हो कि इनकम बढ़ेगी तो नॉर्मल गुड्स की डिमांड बढ़ेगी, और इनकम कम होगी तो नॉर्मल गुड्स की डिमांड कम होगी। नॉर्मल गुड्स या सुपीरियर गुड्स एक ही बात है सर।
और अगर इन्फीरियर गुड्स की बात किया जाए तो अगर इनकम घटेगी तो इन्फीरियर गुड्स की डिमांड बढ़ेगी। तो यहाँ पे आपको इन्वर्स रिलेशन देखने को मिलेगा, यहाँ पे आपको डायरेक्ट रिलेशन देखने को मिलेगा। इन्वर्स रिलेशन में डिमांड कर कुछ इस प्रकार बनता है और डायरेक्ट रिलेशन में डिमांड कर कुछ इस प्रकार बनता है। ये तो खैर अपन ने पहली ही क्लास में ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है। तो जैसे जैसे मैंने पॉइंट उठाए हैं वैसे वैसे पॉइंट आप भी उतार लीजिए। अच्छा सर, एज सच कोई कैटेगरी नहीं हो सकता है मैं और बहुत ज़्यादा अमीर हूँ, मेरे लिए सिगार जो है वो नॉर्मल गुड्स हो और सिगरेट इन्फीरियर गुड्स हो। तो पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है, लोगों की इनकम पे भी डिपेंड करता है। ये बात होती है यहाँ पे ख़त्म। तो इन्फीरियर गुड्स यानी ऐसे गुड्स जब पैसे कम है तो जो चीज़ की डिमांड करके आए हो, चीप क्वालिटी की डिमांड करके आए हो, तो वो इन्फीरियर गुड हुआ आपके लिए। और अगर पैसे ज़्यादा हुआ तो जो आप गुड्स पसंद करते हैं वो आपके लिए नॉर्मल गुड हुआ। पर्सन टू पर्सन डिफर करेगा, मैंने ये ऑलरेडी डिस्कस कर चुका है अलॉन्ग विथ इट्स डायग्राम एंड डिमांड कर्व। तो चलिए अब बढ़ते हैं अपन बुक की ओर। सो इनकम डिमांड अपन ऑलरेडी यहाँ पे देख चुके हैं। नाउ इनकम डिमांड कर्व जो है वो दो टाइप का होता है, ये हमें बताना चाह रहा है, एक सुपीरियर गुड्स और एक इन्फीरियर गुड्स वाला। तो जिसमें आपका इनडायरेक्ट रिलेशन देखने को मिलता है तो ये होते हैं इन्फीरियर गुड्स, जहाँ पे आपको डायरेक्ट रिलेशन देखने मिलेगा वो है नॉर्मल गुड्स या फिर सुपीरियर गुड्स। तो ये अपन ने ऑलरेडी लिख लिया है। तो याद रखना ये डायग्राम इन्फीरियर गुड्स का बना हुआ है और ये वाला डायग्राम सुपीरियर गुड्स या फिर नॉर्मल गुड्स का बना हुआ है। कैसे बने ये डायग्राम मैंने आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिया है। नाउ नेक्स्ट में आ जाते हैं अपन थर्ड टाइप ऑफ डिमांड में, डेट इज क्रॉस डिमांड। अभी क्रॉस डिमांड क्या बताएगा? क्रॉस डिमांड बताएगा रिलेशनशिप बिटवीन सब्स्टिट्यूट गुड्स या फिर कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। यानी कि प्राइस यहाँ पे एक कॉमोडिटी की देखेंगे जबकि डिमांड जो अपन दूसरे कॉमोडिटी की देखते हैं। ये जब अपन ने पॉइंट पढ़े थे प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड्स, प्राइस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, आपको याद होगा तभी मैंने डिस्कस कर दिया था, तभी मैंने बोल दिया था कि एक प्रोडक्ट का प्राइस लेना, दूसरे प्रोडक्ट का आप डिमांड लोगे तो ही इस पॉइंट को एक्सप्लेन कर पाओगे। ठीक उसी तरह यहाँ पे भी क्रॉस डिमांड में भी प्राइस एक कॉमोडिटी के लेंगे, डिमांड दूसरे कॉमोडिटी का लेंगे। तो हो सकता है प्राइस हम टी का ले और डिमांड कॉफ़ी का ले ले, तो ये सब्स्टिट्यूट गुड्स का एग्जांपल हुआ। और अगर कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स तो हो सकता है प्राइस हम इंक का ले और डिमांड इंक पेन का ले ले, तो ये क्या होगा? कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स होगा। तो सब्स्टिट्यूट गुड्स, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स दोनों को अपन ने देख लिया है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है, देखो बड़े आराम से देखना, अच्छी चीज़ है। डिमांड फॉर कॉमोडिटी एक्स इक्वल टू एफ, यानी फंक्शनल रिलेशनशिप, यानी किसके ऊपर डिपेंड है ये डिमांड फॉर कॉमोडिटी एक्स। तो यहाँ पे पी वाई लिखा हुआ है, पी एक्स नहीं लिखा हुआ है। पी एक्स होता है यानी प्राइस ऑफ कॉमोडिटी एक्स होता है, जो कि प्राइस डिमांड में अपन ने देखा भी था। यहाँ पे तो मैंने बोला ना प्राइस एक कॉमोडिटी का लेकिन डिमांड दूसरे कॉमोडिटी का। तो जब डिमांड आप देख रहे हो कॉमोडिटी एक्स का, तो प्राइस किसकी देखे आपने? कॉमोडिटी वाई की। दोनों आपस में किसी भी टाइप से रिलेटेड गुड्स हो सकते हैं, या तो ये सब्स्टिट्यूट हो सकता है या तो ये कॉम्प्लीमेंट्री हो सकता है। तो एक चीज अपन ने पढ़ी थी, जब प्राइस ऑफ टी इंक्रीज होता है तो डिमांड फॉर कॉफी जो है वो इंक्रीज हो जाएगा। याद है आपको सब्स्टिट्यूट गुड्स में? सब्स्टिट्यूट गुड्स यानी दो ऐसे गुड्स जो एक दूसरे के बदले इस्तेमाल किए जा सकते हैं किसी भी वांट को सेटिस्फाई करने के लिए। यहाँ लिखा हुआ सब्स्टिट्यूट गुड्स का मीनिंग, इफ वन गुड इज यूज्ड इन प्लेस ऑफ द अदर गुड टू सेटिस्फाई द सेम वांट इट इज कॉल्ड सब्स्टिट्यूट गुड्स। तो ये तो अपन ने समझा दिया। रिलेशन कैसा है ये बताओ, तो आप बोलोगे सर डायरेक्ट रिलेशन है, क्योंकि टी के प्राइस बढ़ रहे हैं तो डिमांड कॉफ़ी की इंक्रीज हो रही है, डायरेक्ट रिलेशन होगा यहाँ पे। और डायग्राम भी देख लें क्या? ये डायग्राम बना हुआ है, ये सब्स्टिट्यूट गुड्स है और ये डायग्राम इसमें बना हुआ है। अच्छा, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स में क्या होता है? कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स में प्राइस ऑफ अगर इंक बढ़ेगा तो डिमांड फॉर इंक पेन रिड्यूस हो जाएगा। याद है कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स यानी कि दो या दो से अधिक कॉमोडिटी का साथ में इस्तेमाल कर रहे हो तो ही एक सिंगल वांट को आप सेटिस्फाई कर सकते हो। तो यहाँ पे कैसा रिलेशन है? यहाँ पे आपको इनडायरेक्ट रिलेशन देखने को मिल रहा है। प्राइस इंक की ऊपर गई लेकिन डिमांड इंक पेन की नीचे आई है, और इनडायरेक्ट रिलेशन होगा तो कैसा कर्व बनता है? डाउनवर्ड स्लोपिंग कर्व बनता है फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। यहाँ पे एग्जाम्पल कोई भी दिए हो अपन, लेकिन इस बात को समझ चुके हैं। तो ये इसी के साथ क्या खत्म हो गया हमारा? इसी के साथ हमारा क्रॉस डिमांड भी खत्म हो गया। अच्छा, सब्स्टिट्यूट गुड्स और कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स को साथ में कुछ कह सकते हैं क्या? हाँ कह सकते हो, इनको अपन रिलेटेड गुड्स कह सकते हैं। रिलेटेड गुड्स दो टाइप के होते हैं, या तो सब्स्टिट्यूट गुड्स या तो कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, यानी दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, रिश्ता है इन दोनों के बीच। चाहे एक दूसरे के बदले इस्तेमाल कर सकते हैं ऐसा रिश्ता है, या साथ में इस्तेमाल किया जाता है ऐसा रिश्ता है। यानी चाहे सब्स्टिट्यूट गुड्स का रिश्ता हो चाहे कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स का रिश्ता हो, इसको अपन रिलेटेड गुड्स कह सकते हैं।
सो इसी के साथ टाइप्स ऑफ डिमांड भी होता है यहाँ पे हमारा समाप्त। नेक्स्ट क्लास में आप यहाँ तक के पॉइंट्स पूरे अच्छे से पढ़ के आइएगा। सो ये वीडियो करते हैं यहीं पे समाप्त। चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए वीडियो को, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। कोई भी अगर तकलीफ है तो नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर से लिखिए। सो थैंक यू वेरी मच एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।